पैसा आप कहेंगे गांव में, गांव का पैसा गांव में, हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे शहर में नहीं। गांव का पैसा शहर में नहीं, शहर में नहीं, गांव का पैसा शहर में नहीं, शहर में नहीं। और हम कहेंगे शहर का पैसा, आप कहेंगे गांव में, शहर का पैसा गांव में। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जिनके प्रयास के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाते हैं। पिछले सप्ताह इन्होंने पुरी में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें हमारे बहुत सारे नौजवान पुराने हमारे साथी सबसे मिलने का अवसर मिला। और आज डॉक्टर पूर्णी जादौन जी के कारण आज हमारे अनेक पुराने साथी भी जी, हमारे अजय मेहतेली जी, कुंदन जी, अतुल गुप्ता जी, अतुल चौहान जी, राजू राठौड़ जी, सभी हमारे जिलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता और मेरे किसान भाइयों और मेरी बहनों, भारत की समृद्धि का आधार यदि कोई था तो खेती, किसानी और गांव व्यवस्था ही थी। दुनिया के लुटेरे हमारे देश को लूटने के लिए आए, शक आए, हुन आए, मुगल, चंगेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये जितने लोग आए, ये लोग भारत क्यों आए थे? जो संपन्न होता है, जिसके घर में कुछ नहीं है उसके घर में लूट होती है क्या? नहीं होती है। लूट किसके घर में होती है? संपन्न। आज से 30-40 साल पहले गांव में डकैतों की चर्चा होती थी। डकैती किसके घरों में होती थी? धनवान लोग होते थे। जिसके घर में खाने का कुछ नहीं है, जिसके घर में टूटे बर्तन है, टूटी खाट है, उसके घर में डकैती होगी क्या? डकैती उसके घर में होती है जो समृद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं। तो ये देश 730 से मोहम्मद बिन कासिम सन 700 देश गुलाम था लेकिन गांव स्वतंत्र थे। अंग्रेजों के समय गांव भी परतंत्र हो गया और देश भी परतंत्र हो गया। और 1947 के बाद देश तो स्वतंत्र हो गया लेकिन हमारे गांव आज भी परतंत्र हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आज हर चीज गांव का किसान बाहर पर निर्भर हो गया है। खाद कहाँ से ले रहा है? बाहर से। बीज कहाँ से ले रहा है? बाहर से। कीटनाशक दवाएं कहाँ से ले रहा है? बाहर से। ट्रैक्टर कहाँ से? बाहर से। डीजल कहाँ से? बाहर से। सब चीज किसान जितना कमाता है उसकी जेब खाली की खाली रह जाती है। किसान, गांव का युवा जब इस बात को समझ रहा है कि पिताजी के पास, और बेरोजगारों की भीड़ लगती चली जा रही है। जितने भी महाविद्यालय हैं इनमें पढ़े लिख के बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इस सब का निदान क्या है? इस सब का उपाय क्या है? क्या तरीके हैं कि हमारे गांव के युवाओं के पास में, शहर में रहने वाले युवाओं के पास में रोजगार हो और गांव से शहर के लिए लोग पलायन ना करें? इसका उपाय क्या है? तो हम कहेंगे समस्याएं अनेक, आप कहेंगे समाधान एक। समस्याएं अनेक, समाधान एक। और हम कहेंगे गौ आधारित कृषि, आप कहेंगे कृषि आधारित उद्योग। गौ आधारित 1947 के बाद इस देश में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र स्थापित हुए। मैं भी आईआईटी में दिल्ली में रहा हूँ, आईसीआर में था। इस देश में लगभग 205 इंस्टीट्यूट हैं आईसीआर के। कहीं गन्ने का अनुसंधान संस्थान है, तिलहन का है, दलहन का है, चारे का है, सब्जियों का है, मसाले का है। लेकिन ये सारे सब होने के बाद इस देश में कोई गाय का अनुसंधान केंद्र नहीं है। है क्या? नहीं। हमने जिस गाय को माँ कहा है उस गाय की कीमत किसी को जानकारी नहीं है। इस गाय की कीमत क्या है? इसलिए गाय की जब कीमत नहीं मालूम है तो एक मैं कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में बर्तन आता है, फेरी वाला अभी भी गाँव में जाते हैं, जो नए बर्तन लेके जाते हैं और क्या कहते हैं कि नए बर्तन लो और पुराने बर्तन अभी अपने गांव में भी आते नहीं आते। तो एक फेरी वाला आया, वो गांव में कहता वो घूम रहा था तो लोग अपने पुराने बर्तन दे रहे थे, नए बर्तन ले रहे थे। एक छोटी सी बच्ची और एक उसकी दादी, घर में 2 सदस्य थे। तो देखा कि जब इस तरह का निकल रहा है तो वो बच्ची ने एक पुराना सा कटोरा, हमने अंग्रेजी में एक पाठ पढ़ा है बेसिक इंग्लिश रीडर में 7th क्लास में, उसका नाम था दी गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा। हो सकता है शायद आप में से किसी ने 7th क्लास में पढ़ा हो, पढ़ा है दी गोल्डन बाउल। तो उसमें था क्या
कि उसको नहीं मालूम था ये कटोरा सोने का है। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो फेरी वाला आया वो थोड़ा सा लालची था, उसने समझ भी लिया था कि ये सोने का कटोरा है, तो वो जो बर्तन मांग रही थी बच्ची वो नहीं देना चाहता, वो चाहता था कम बर्तन देना पड़ा, वो चला गया। तब तक एक दूसरा फेरी वाला आया, उसने जब देखा कि ये कटोरा सोने का है तो उसने जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन दे दिए और जितना पैसा था वो उसको पैसे दे दिए। तो उस बुढ़िया को और उसकी जो छोटी नातिन थी उसको नहीं मालूम था ये कटोरा काहे का है, सोने का है। इसलिए हम भी अभी अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने गांव की ताकत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इस गाय की कीमत को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हमें इसको समझना है और इसको समझाने का काम किया है कोरोना ने। किसने किया है? कोरोना ने। कोरोना में इतने लोग जो मरे हैं उनका सबसे बड़ा कारण क्या था? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इस देश के ना जाने अनजाने में हजारों लोग मरे नहीं मरे, और लोगों को समझ में आ गई कि पर्यावरण क्या है और शुद्ध हवा क्या है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि शुद्ध हवा दिल्ली लखनऊ के हजरतगंज में ज़्यादा अच्छी है कि कालपी के किसी गांव की हवा ज़्यादा अच्छी है? यदि आपको शुद्ध हवा चाहिए तो आप हजरतगंज में मकान बनाओगे कि आप गांव में मकान बनाओगे? आपको शुद्ध पानी यदि पीना है तो आपको दिल्ली में ज़्यादा शुद्ध पानी मिलेगा कि आपको गांव में ज़्यादा अच्छा पानी मिलेगा? तो हम कहेंगे पानी, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे पानी, बहने नहीं देंगे। और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, बहने नहीं देंगे। और हम कहेंगे गोबर, आप कहेंगे जलने नहीं देंगे गोबर, जलने नहीं देंगे। और ये जो मिट्टी जब पानी बरसता है तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बहती हुई नदी नाले से होते हुए समुद्र में चली जा रही है। तो हम कहेंगे मिट्टी, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे मिट्टी, बहने नहीं देंगे। हमको अब कीमत समझना है इस मिट्टी की, इस पानी की, इस गाय की। तो फिर हम आपसे वही कह रहे हैं कि कौन हमारे सुखदाता? आप कहेंगे धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती पानी गौ माता। दुनिया के सबसे बड़ी कोई संपदा है, इस धरती की सबसे बड़ी कोई संपदा है तो वो किसान के पास में है, उसका नाम है, पहली संपदा है उसका नाम है धरती। क्या नाम है? धरती और पानी और मानव और पर्यावरण सबको ठीक करने की यदि कोई सामर्थ्य संसार में है तो उसका नाम है, बोलिए, देसी गाय। क्या नाम है? देसी गाय। और उससे प्राप्त होने वाला 5 से 7 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर। एक गाय या एक बैल, एक बूढ़ी गाय या एक बूढ़ा बैल एक दिन में कितने लीटर गौमूत्र देता है? 5 से 7 लीटर गौमूत्र। और गोबर कितना देता है? 10 किलो। कहाँ पागलपन की बात आ गई? किस व्यक्ति को खड़ा कर दिया है, कह रहा है गोबर गौमूत्र की कीमत 200 रुपये है। तो मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, मैंने इसकी कीमत कम बताई है, इससे भी इसकी ज़्यादा कीमत है। और मेरी बात को सुन लीजिए, आज तारीख 29 है। कितनी तारीख है? 29 मई। ये वेद व्यास का स्थान है। आने वाला समय जिसके घर में गाय नहीं होगी उसके लड़के की शादी नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी उसकी समझ लीजिए, क्योंकि अन्न से मानव की उत्पत्ति हुई है। और यदि हमें संततियों को आगे बढ़ाना है, यदि हम चाहते हैं कि जैसे हमारे माता पिता की शादी हुई और हमारा जन्म हुआ, यदि हम चाहते हैं कि आने वाली संततियों का विकास होता रहे, अच्छी संततियां पैदा हो, तो उसके लिए गाय सर्वोपरि आवश्यक है। और दूध घी दही तो पिएंगे हमारे बच्चे और उसका मूत्र गोबर जाएगा कहाँ पर? धरती में। और जो हम डीएपी, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक डाल रहे हैं, ये शुद्ध जहर है। क्या है? शुद्ध जहर। और हम आपको वो उपाय बता रहे हैं कि आप जो कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे तो आपका जो कृषि का उत्पाद है वो इस गुणवत्ता का होना चाहिए, इस गुणवत्ता का होगा कि आप दुनिया के लोग डिमांड करेंगे कि हमें कालपी का उत्पाद चाहिए। और वो कैसा होगा? वो होगा नेचुरल फूड। क्या होगा? हाँ, रसायन मुक्त प्राकृतिक आहार, रसायन मुक्त प्राकृतिक आहार। और हम कहेंगे एक गाय देसी, आप कहेंगे 5 से 10 एकड़ खेती। एक गाय देसी, 5 से 10 एकड़। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, ये कैसे संभव है? हम तो 5-5, 10-10 जानवर रखते हो, 2 एकड़ की खेती नहीं कर पाते हैं। तो इसका जीवामृत, यदि आपने आज जीवामृत समझ लिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जहर खाए। कोई माँ जहर खाए? नहीं। कोई नहीं चाहती जहर खाए।
लेकिन हम क्या जहर खा रहे कि नहीं खा रहे? जी खा रहे कि नहीं खा रहे? कीटनाशक दवाएं आज आपके जालौन जिले में बिक रही कि नहीं बिक रही? और वो कहाँ जा रही इस्तेमाल हो रही? भिंडी पर, खीरा पर, तरोई पर, लौकी पर, मिर्च पर इस्तेमाल हो रही कि नहीं हो रही? और वो कहेगा लाओ पानी हमें दो तो हम पी रहे हैं इसको। कौन पीने के लिए तैयार है? उसको 100 रुपये दिया जाएगा। कोई पिएगा? और यदि पिएगा तो क्या हो जाएगा? राम नाम। आपको एक गिलास में 10 ml 10 ग्राम DAP घोल के पिला देंगे, पिएंगे क्या? 10 ग्राम आपको यूरिया घोल के पिलाएंगे, पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। क्यों? यदि पिएंगे तो क्या हो जाएगा? राम नाम सर। तो इसका उपाय क्या है कि DAP यूरिया डालना ना पड़े और रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार हो जाए। तो रासायनिक खेती से ज्यादा है, बोलिए सह फसली, सभी बोलिए सह फसली प्राकृतिक खेती। वो उपाय है जिसमें पहली साल में आप रासायनिक खेती से ज्यादा उत्पादन करेंगे। और उसका यदि सही नाम हम आपको बता रहे तो आप नोट कर लीजिए, यदि आपके पास कुछ मिला हुआ हो। यदि है तो आप इसका इस्तेमाल करिए और घर जाके अपने परिवार को, अपने माताजी को, पिताजी को, भाई बहन पत्नी जिसके जो घर में सदस्य हैं उनको जाके बताइए कि आज मैं कालपी में गया था और कालपी में एक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, इसका हमें खुद प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो वो प्राकृतिक खेती पंचस्तरीय का मतलब होता है 5 मंजिला खेती। कितनी मंजिला खेती? भगवान ने खेती को 5 मंजिला बनाया है, हमने नहीं बनाया। किसने बनाया है? भगवान ने। आप ऐसे जंगल में चले जाओ जहां आदमी ना जाता हो, शेर रहते हो, जंगली जानवर ऐसे हिंसक रहते हो कि आदमी डरता हो कि इस जंगल में मत घुसो। आप ऐसे जंगल में जाइए और आप देखेंगे कि भगवान ने उसमें 5 स्तर की खेती की है। सबसे पहली खेती मिलेगी आपको, बोलिए कंदवर्गीय, सभी बोलिए कंदवर्गीय। कंदवर्गीय में क्या होता है? धरती के नीचे। और धरती के नीचे वो क्या है कंदवर्गीय में? बोलिए आलू, गाजर, मूली, हल्दी, अदरक, चुकंदर, अरबी, रतालू, ये सब कहाँ पैदा होती हैं? धरती के। इसको कौन सा वर्ग कहते हैं? हाँ, इसमें जितने किसान हैं जिनके पास में कुछ भी खेती है, जरा हाथ खड़ा करें, जिनके पास कुछ कोई भी खेती है। तो देखिए आपको एक खेती का वो वर्ग है जो धरती के नीचे है। आपको यहाँ से जाने के बाद आपको अपने खेत की तैयारी करना है, कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट। कितना? बोलिए 10,000 स्क्वायर फीट। इसका मतलब है कि 1/4 एकड़ से भी कम। 1 एकड़ में कितना होता है? 1560 वर्ग फुट। मैं उतने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हम आधे एकड़ की भी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे आधे से आधा एकड़ में आपको अपने परिवार के लिए जहर मुक्त खेती करना है, जिससे कोई भी माता पिता अपने बच्चे की थाली में अपने बच्चे को जहर ना खिलाए। हम चाहते नहीं चाहते हैं? आप चाहते नहीं चाहते? तो हम कहेंगे ना जहर खाएंगे, आप कहेंगे ना जहर खिलाएंगे। ना जहर खाएंगे, हमें जहर नहीं खाना है। और हमको एक गांव में जब स्कूल चालू हो जाए जुलाई के बाद, तो गांव में बच्चों की एक गांव में यात्रा निकालना है, एक जुलूस निकालना है। बच्चे कहेंगे ना जहर खाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है कि आज हम बच्चों को जहर खिलाने के लिए बाध्य हैं और जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं, जबकि हम चाहते नहीं हैं कि हम जहर खाएं और हम अपने बच्चों को जहर खिलाएं। इसलिए अस्पताल बढ़ रहे कि कम हो रहे? बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? तो बढ़ते हुए अस्पताल क्या वो है? हम कहेंगे एक किसान, आप कहेंगे एक गाय अभियान। एक किसान एक गाय अभियान। यदि आपके घर में एक गाय है तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। अभी हम लखनऊ से आए और जहां मैं जलपान करने के लिए गया, आदरणीय अतुल गुप्ता जी गया, तो जैसे हम घर में घुसे तो हमने सबसे पहले सुंदर गाय ली, लेकिन हमें नहीं मालूम इसके गौमूत्र की कीमत क्या है। वो गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र देती है और मैं सुबह आज 4 बजे उठा और 4 बजे 100 रोगों का इलाज, कैंसर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग, श्वास, कफ, खांसी, पीलिया, फाइलेरिया। अभी एक रजिस्टर घूम रहा होगा जिसमें आप सबके दस्तखत लिए आ रहे होंगे, है क्या नहीं है?
और आप आयुर्वेद के ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, आयुर्वेद सार संग्रह, चरक संहिता, श्रुश्रु संहिता, उसमें गौमूत्र के, गाय के तक्र के, गाय के दूध के, गाय के घी के, गाय के दही के गुणधर्म है। और आप देखिए इस धरती का यदि कोई अमृत है तो क्या है? गाय का दूध। भैंस क्या देती है? दूध देती है। भैंस क्या देती है? और गाय क्या देती है? अमृत देती है। गाय क्या देती है? यदि आप अपने बच्चे को अमृत पिलाना चाहते हैं तो क्या देना पड़ेगा? और यदि दूध पिलाना चाहते हैं तो क्या बांधना पड़ेगा? यदि दूध पिलाना है तो भैंस बांधिए। और यदि उसको हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान किसान खेत पर, और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे गाय। खेत पर गाय। देखिए गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा योग्य होता है वो सबसे पहले जब योग्यता बढ़ जाती है और वो पढ़ लिख के आता है तो वो ये सोचता है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? किसान जो खेत पर रहता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, वो ज़्यादा उत्पादन लेता है, कि वो किसान ज़्यादा उत्पादन लेता है जो रहता है तो गांव में, वो खेत उसका दूर है? बताइए कौन? खेत पर रहने वाला। तो यदि हमें समृद्ध होना है, हमें ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है, ज़्यादा खेती से आय कमाना है, तो हमें गांव में रहना पड़ेगा कि खेत पर? लेकिन पहले क्या था कि लोग पहले जंगल थे, तो मानव जाति सुरक्षित रहे जंगली हिंसक जानवरों से, तो गाँव की रचना हुई। काय की रचना हुई? गाँव की। जमीनें बहुत थी, जंगल बहुत थे, लोग कम थे। अब क्या हो गया? लोगों की आबादी बढ़ गई और जंगल सिकुड़ गए। जंगल तो बहुत ही कम बचे, 3.4% जंगल बचा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि होना चाहिए 30%। सबसे बड़ा संकट शुद्ध हवा का खड़ा हो रहा है शहरों के अंदर। यदि आपकी किसी से दुश्मनी है तो उससे कह दो भाई साहब यहाँ क्या रखा है, चलो तो गांव में बढ़िया एक शानदार फार्म हाउस बनाओ, वहीं गाय रखो, वहीं पर अपने 365 दिन अन्न फल सब्जियाँ अपनी पैदा करो, वहीं से अपना खेती आधारित उद्योग लगाओ, तो आप ज़्यादा चैन से रहोगे। तो ये जो आज की जो कार्यशाला है, ये बहुत इतना एक सुखी जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए ये आज की जो कार्यशाला हो रही है कि हमें एक सुखी जीवन, एक शानदार, एक बहुत अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन है। तो किसान खेत पर गाय, और गाय से, बैल से, बूढ़ी गाय से, बूढ़े बैल से 5 से 7 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर रोज प्राप्त होता है। उससे बनाना है जीवामृत। क्या बनाना है? गोबर, सभी बोलिए, 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी। अब आप कहो भाई कृषि आधारित उद्योग पे तो है कार्यशाला और आप खेती किसानी सिखा रहे, तो ये खेती किसानी क्या है कि आपका बाजार में आटा 25 रुपए किलो भी बिक रहा है और बाजार में आटा 60 रुपए किलो भी बिक रहा है। बताइए हमें आटा 25 रुपए किलो बेचना है कि 60 रुपए किलो बेचना है? यदि 60 रुपए किलो आप आटा बेचना चाहते हैं और आप अपना तेल और अच्छी महंगा बेचना चाहते हैं, दाना और महंगी बेचना चाहते हैं, तो आपके उस पर यदि सामान्य आटा है तो बिकेगा 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। और जब लोग कहेंगे कि साहब ये राजू राठौर के खेत का कदौरा का है और राजू राठौर अपने खेत पर बढ़िया शानदार फार्म हाउस है, बिना केमिकल की खेती कर रहे हैं, तो राजू राठौर के आटे की डिमांड लखनऊ में खड़ी होगी। कालपी के लोग कहेंगे, आज भी कालपी छोटा सा बाजार है, जबकि गांव है कालपी, लेकिन यहाँ भी आप जानते होंगे कि शक्ति भोग का और कई आशीर्वाद का कई कंपनियों का आटा यहाँ भी बिक रहा होगा। आटा है वो कितने दिन का रखा रहता है मालूम है? एक कंपनी जो हरियाणा के आगे चल के रोहतक में है, और रोहतक में जो गेहूं वहाँ का 4 बोरी और डीएपी 8 बोरी, 4 बोरी डीएपी और 8 बोरी यूरिया डलता है साल भर में। यानी गेहूं जो पैदा कर रहा है उसमें न्यूनतम से न्यूनतम 2 बोरी डीएपी और 3 से 4 बोरी यूरिया डलता है उसमें। अब वो जो डल रहा है और उससे पैदा हो रहा है 1 एकड़ में 20 कुंतल, 1 एकड़ में 20 कुंतल गेहूं जो पैदा हो रहा है, उसमें आपकी 2 बोरी डीएपी की और 3 बोरी यूरिया या 2 बोरी यूरिया की भी डली हैं, तो आप सोचो कि कितना हो गया? 1 बोरी में 50 किलो होता है, 4 बोरी में कितना हो गया? 200 किलो। तो आपका 1 किलो बोने में कितना लगा? 1 किलो गेहूं में कितना लगा? मान लो 10 ग्राम, और 10 ग्राम में 70% चला जाता है, आपका 30% उसमें फल में जाता है। तो 3 ग्राम, जब 1 किलो आटा जब हम घर में गूंथ रहे हैं तो उसमें डीएपी यूरिया कितना है? 3 ग्राम। और यदि हमें उससे बचना है और आप चाहते हैं कि आपका जो आटा है
आपकी दालें, आपका तेल बाजार के रेट से ज़्यादा महंगा बिके और उसका सर्टिफिकेशन भी हो, तो आपको अपना एक, और जो माल पैदा करेंगे उसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कैसे होगा, और आपका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड, आपका नेचुरल फूड आपका कानपुर से निकल के और कानपुर और लखनऊ और दिल्ली कैसे बिक सकता है, इस पर सरकार का पूरा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यदि 3 दिन का पहले बजट सुना होगा आपने, तो उन्होंने कहा बुंदेलखंड में होगी नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। सुना या नहीं सुना? शाही जी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने पूरे देश भर में एक कार्यशाला की और उन्होंने कहा कि अब इस देश के अंदर हम प्राकृतिक खेती को प्रमोट करेंगे। किसको करेंगे? प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती में चाहिए आपको एक गाय। क्या चाहिए? एक गाय। आपने एक प्लास्टिक का ड्रम लिया, मैंने वही बता दिया, 10 किलो गोबर को पानी में घोल के डाल दो, 5 लीटर गौमूत्र डाल दो, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, कुल 6 चीज़ें हो गई। कितनी चीज़ें हो गई? 6। कोई बता सकता है 6 चीज़ें कौन कौन सी? आप बताइए। आपके पीछे 5 लीटर गुड़ कितना? 1 किलो। बेसन कितना? और पानी कितना? और मिट्टी कितनी? 200 ग्राम। आप बताइए क्या खरीदना है आपको? हम जाने लेने के रहने वाले, दलहन हर गाँव में पैदा हो रही, चना है, मटर है, मसूर है, मूंग है, उड़द है। ये जो दाल है, आपके घर में दाल बन गई जो टूटन मचा, उसका आटा बना दीजिए 1 किलो। आपको यदि आप माधोगढ़ क्षेत्र के रहने वाले, 1 किलो गुड़ डालना है। आपको 10 ड्रम बहाना है। और आपका यदि ये जीवामृत खेत में गया, तो जैसे हम सब यहाँ बैठे, हम यहाँ जिंदा बैठे हुए कि मरे हुए हैं? सब जिंदा हैं। ये बाहर जो पेड़ पौधे ये जिंदा है कि मरे हुए? जिंदा है। और ये धरती जिस पे हम खेती करते हैं जिंदा है कि मरी हुई? क्या है? खेती जिंदा। मिट्टी जो है जिसमें हम खेती करते हैं, जिसको हम खेत कह रहे हैं, जिसमें हम गेहूं धान बो रहे हैं, ये खेत की जो मिट्टी है, जो जिंदा है कि मरी हुई? जिंदा है। क्या है? जिंदा है। इसलिए हमारे पूर्वजों कहा है, ये हमारी माँ है। क्या कहा है? मुर्दा नहीं कहा। क्या कहा? क्योंकि ये उसी तरह का इसका जीवन चक्र है जैसे हमारे आपका जीवन चक्र है। में एक नीम की नमोड़ी गिरती है, एक पौधा निकलता है, इतना बड़ा वृक्ष। चना है, एक दाना डालते हैं। अरहर का एक दाना धरती में डालते, एक पौधा निकलता है। एक पौधे के बदले में कितने दाने निकलते हैं? तो उस पौधे से, एक सरसों के दाने से कितने दाने प्राप्त हो जाते हैं? तो जो धरती में डालोगे वही उसके फल फूल पत्ती में आएगा। ये सिद्धांत से ये पूरी डाला तो आपके फल फूल पत्ती में क्या आएगा? और आपने यदि खेत में जीवामृत डाला, ये गोबर गौमूत्र का बना हुआ प्रिपरेशन डाला, तो आपकी जड़ें उस गोबर के मूत्र के रस को खींचते हुए फल फूल पत्ती में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और आप उसका सेवन करेंगे तो उसके गुणधर्म आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे। कच्ची शराब उतरती है। ऐसे ही एक अर्क बनाने वाला प्लांट होता है। अभी हम कल मैं किसके यहाँ गया था, एक भास्कर अवस्थाना जी के यहाँ लखनऊ में, मैं भी अपने, उसमें आप भरेंगे, उसमें से नीचे अग्नि देंगे, आप भाप उड़ेगी और उसमें से डिस्टिल हो जाएगा, बूंद टप 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 करके आपका ये अर्क बन जाएगा। ये क्या है? गौमूत्र का अर्क है। इसी तरह से आप गोबर, दूध, घी, दही, ये पंचगव्य, इसका आप आयुर्वेद के ग्रंथों में देखेंगे, असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज पंचगव्य है। अब गौमूत्र और गोबर को धरती में डाला, फल फूल पत्ती में आया, जो आप खाएंगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप करके देख लीजिए, कोई 5 रोगी देख लीजिए आप, 5 रोगी को आप क्या करिए, 5 रोगी अलग, 5 रोगी अलग, 10 का एक ग्रुप बना लीजिए। 5 रोगी वो डालिए जो खेत में जीवामृत, आप जो जिसमें जीवामृत डालेंगे, यदि उसके यहाँ आज बीपी और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कैंसर की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और यदि दूसरा है तो वो बीमारी और बढ़ जाएगी। आपका सामान्य तेल बिकेगा, उससे ज़्यादा बिकेगा आपका ये सरसों का तेल है। क्या है ये? हम कहेंगे गौ आधारित कृषि, आप कहेंगे कृषि आधारित उद्योग। गौ आधारित कृषि। अब आपको सरसों को बाजार में नहीं बेचना है। सरसों को बाजार में बेचेंगे तो आपको फायदा कम होगा। और घर में लगाना है सरसों का तेल बनाने वाली मशीन। क्या लगाना है? सरसों का तेल बनाने वाली। और वो एक्सपेलर नहीं लगाना है आपको, क्योंकि एक्सपेलर लगाने के लिए 5-7 हॉर्स पावर का कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसका बिल भरते भरते आप एक छोटी सी टेबल में जहाँ खड़े इतने से इतने ले लो, इसमें आपकी तेल बनाने वाली मशीन लग जाएगी, फिल्टर लग जाएगा। 20,000 रुपये की तेल बनाने वाली मशीन है, 25,000 रुपये का फिल्टर है। आपका 50,000 रुपये का खर्चा हुआ। गांव में NRLM के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के इस जिले में 7,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 70,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप लोग जिन गाँव में आए, आपके गाँव में भी महिलाओं के हैं, ये खुद समूह की सदस्य है। और आप लोग कितने रुपये महीना जमा करती हैं? 40 रुपये महीना।
सप्ताह के हिसाब से जमा करती है महीना? क्या क्या रुपए सप्ताह है? ये 10 रुपए सप्ताह जमा करती है बहन, और 40 रुपए महीना, या फिर जब जहाँ 5 सप्ताह होते हैं तो 50 हो जाता है। और इनके समूह को 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड मिला होगा, मिला। और इन्वेस्टमेंट फंड मिला है क्या? आपको भी मिला है? एक बार फिर से ताली बजाइए। तो बहन जी आप बहुत बढ़िया, आजीविका सखी कृषि पशुपालन, बहुत अच्छा, आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, समूह सखी, ये जो बहनें हैं ये खेती करेंगे किसान, तो खेती पर उद्योग लगाएंगे हमारी बहनें, और हमारे घर के जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे MBA और गाँव क्या करेंगे, और गाँव होगा ग्रामोद्योग का केंद्र, गाँव होगा काय का केंद्र, ग्रामोद्योग। और कोई कच्चा माल बाहर से नहीं लाना। एक गांव में यदि 1000 एकड़ का रकबा है, कितना, और 1 एकड़ में कम से कम यदि रबी खरीफ की फसल जोड़ दोगे, होता नहीं होता है, यदि साल भर का उत्पादन, वैसे तो ज्यादा भी हो जाता है यदि किसान खेत पे रह रहा है तो, और नहीं रह रहा है, खेत में नहीं रह रहा है, तो रबी खरीफ की फसल तो कर ही रहा है, तो 20 कुंटल से 30 कुंटल माल पैदा हो रहा है। और यदि 1000 एकड़ का रकबा है तो एक गांव में कम से कम 30,000 25,000 कुंटल माल पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप मंडी में ले जा रहे हैं, सारा सबसे ज्यादा किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप पूरा आप मनोवैज्ञानिक कोई हो व्यक्ति तो देख लीजिए, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है। आप किसान की मनोदशा समझने की कोशिश करिए। आप जब किसान हमारा बाजार में जाता है तो उस बाजार में तौलिया की कीमत कौन लगाता है? जूते की कीमत कौन लगाता है? चप्पल की कीमत कौन लगाता है? और हमारे खाद्यान्न जो हमने पैदा किया इसकी कीमत कौन लगाता है? अरे भाई जिसका माल है उसकी कीमत लगानी चाहिए। भाई हम जिन चीज़ों को पैदा कर रहे हैं, हम आपसे तो नहीं पूछते भाई साहब इसकी कीमत क्या रखें। अरे भाई हमने माल पैदा किया, हमने रेट डाला इसमें, हम अपने रेट से बेच रहे हैं। ये जो है हम अपने रेट से बेच रहे हैं। ये पानी वाली बोतल है, इसमें क्या भरा है? पानी। आपने कभी कहा कि 20 रुपए का 1 लीटर पानी क्यों बेच रहे हैं? कहा किसी ने? बताइए, पानी 20 रुपए लीटर बिक रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपना कृषि आधारित जो गांव का उत्पाद है वो सबसे पहले हमें करना है नेचुरल फूड। क्या करना है? देखिए संसार में जो भी 700 करोड़ मानव रह रहे, ये सारे के सारे लोग भोजन करते हैं। सही कह रहे गलत कह रहे? और ये सब भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से होता है? खेती से। कहाँ से होता है? और इस संसार में खेती के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन हुए? उनका नाम है गालपी के क्षेत्र में पैदा हुए ऋषि पाराशर। कौन? वो कहाँ के रहने वाले? पराशर के। देखिए संसार में जो भी 700 करोड़ मानव रह रहे, ये सारे के सारे लोग भोजन करते हैं। सही कह रहे गलत कह रहे? और ये सब भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से होता है? खेती से। कहाँ से होता है? और इस संसार में खेती के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन हुए? उनका नाम है गालपी के क्षेत्र में पैदा हुए ऋषि पाराशर। कौन? वो कहाँ के रहने वाले? पराशर के। इस देश में कोई एक सबसे बड़ा महापुरुष है तो उसका नाम क्या है? ऋषि पाराशर। और हम लोग ऋषि पाराशर के क्षेत्र में बैठे हैं, तो पाराशर भगवान की, वेद व्यास भगवान की। तो हम लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसे हमारे यहाँ पहले परंपरागत खेती होती थी, फिर रासायनिक खेती आई, रासायनिक खेती के बाद जैविक खेती की शुरुआत हुई, लेकिन उत्पादन कम हुआ तो उसको लोगों ने नहीं अपनाया। लेकिन अब आ गई है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। एक गाय देसी, 5 से 10 एकड़ खेती, और गौ आधारित कृषि आधारित उद्योग। ये हम सबका सौभाग्य है कि जो कभी ऋषि पाराशर ने जिस काम को किया था, जो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हम सबके कंधों पर है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो अब हमको इसको बखूबी निभाना है। तो हमको अब गौ आधारित खेती करना है। हम आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं सभी को। जीवामृत तो सबको याद हो गया है, बोलिए जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत। बीजामृत होता है बीज शोधन के लिए, जब बीज बोते हैं तो बीज शोधन के लिए। और घन जीवामृत होता है सूखा, जो गोबर या 100 किलो ताजा गोबर, उसमें 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, उसको मिला दीजिए। पानी मिलाना है, 3 दिन रख दीजिए। 3 दिन बाद उसको फैला दीजिए, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। उलट पलट के डंडे से कूट के रख लीजिए। ये बन गया है सूखा खाद। 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना, मुट्ठी भर मेड़ की मिट्टी, 20 लीटर पानी। ये 24 घंटे में बन जाता है बीज शोधन के लिए। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी बोरा है, यदि आपने बीजामृत से शोधन किया तो आपकी 10% पैदावार बढ़ जाएगी। कुछ भी बाजार से नहीं खरीदना, केवल एक चूना खरीदना है आपको, मात्र 1 रुपए का।
कितने रुपए का? 50 रुपए। 50 दलहन तिलहन पैदा कर रहे हैं, मसाले पैदा कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपको गांव में ही प्रोसेसिंग होगी। किसान खेती करेगा, गांव की महिलाएं उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करेंगी और हमारे युवा बेचने का काम करेंगे। तो जीवामृत हो गया लिक्विड खाद, सूखा हो गया घनजीवामृत, फिर नीमास्त्र हो गया, कीटनाशक, बोलिए कीट नियंत्रक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, 10 प्रणेयर, ये तो हो गए कीट नियंत्रक। हम कहेंगे गांव का खाद, आप कहेंगे गांव में गांव का खाद, और हम कहेंगे गांव का कीट नियंत्रक, आप कहेंगे गांव में गांव का कीट नियंत्रक, और हम कहेंगे गांव की गैस, आप कहेंगे गांव में गांव की गैस। देखिए आप समझ लीजिए आने वाले 25 साल में सबसे बड़ा संकट पैदा होने वाला है कि हमारे घर का भोजन कैसे बनेगा। भाई साहब ये कच्चा तेल कहाँ से आ रहा है? दुनिया के देशों से आ रहा है। कच्चा तेल क्या जितना आ रहा है उतना आता रहेगा क्या? खत्म हो जाएगा। 25 साल बाद हमारे घरों में जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, पेड़ कम हो जाएंगे। बताइए पेड़ कट रहे हैं कि पेड़ बढ़ रहे हैं? पेड़ों की संख्या आज से 25 साल पहले जितनी थी कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई, यानी पेड़ कट गए। पानी का लेवल, वाटर लेवल आपके खेतों में, आपके गांव में जो कुआं थे उनका वाटर लेवल कम हो गया कि वाटर लेवल और ऊपर आ गया? कम हो गया, यानी पानी का संकट बढ़ रहा है। सही कह रहे, गलत कह रहे? पानी का संकट बढ़ रहा है। भूमि की उपजाऊ शक्ति लगातार कम हो रही। मिट्टी का किसान का मित्र कहा जाने वाला देसी केचुआ, बोलिए देसी केचुआ किसान का मित्र है कि शत्रु? क्यों है मित्र? आपसे सरकार से ना तो क्या आप उसको दिन का भोजन कराते हैं क्या? आप केचुआ को कुछ नहीं दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं, ना उसको भोजन दे रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे अनवरत आपकी धरती में काम करता है। धरती के 10-12 फुट नीचे जाता है, ऊपर आता है और मिट्टी के उन पोषक तत्वों को लेकर जिसको पौधे की आवश्यकता है उसके पौधों की जड़ों में छोड़ने का काम कौन करता है? देसी केचुआ। जो हम लोगों ने मार डाला है, मार रहे हैं, मार रहे कि नहीं मार रहे? तो हम लोग अपने मित्र को मारने का काम कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे कि नहीं कर रहे? और जो मित्र को मारता है उसको कौन सी सजा होनी चाहिए? मारने का काम करेगा धारा 302 के अंतर्गत उसको क्या होना चाहिए? तो यही पुलिस को बुलाया जाए, सबको गिरफ्तार किया जाए। तो हम जाने अनजाने में हम अपने मिट्टी के देसी केचुए को मारने का काम कर रहे हैं। वो होता है कि जिसको माता पिता ने जो दिया है उससे ज्यादा अच्छा करके वो अपनी संतानों को देके जाएगा, वो कौन होता है? सपूत। और जो उसके माता पिता ने दिया है और उस संपदा को मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक गाय। क्या करना पड़ेगा? एक गाय। और आपको कहाँ रहना पड़ेगा? खेत पर। किसान की गाय है, उसका ज्यादा गुणवत्ता का गोबर गौमूत्र होता है कि 18 साल की गाय बैल के गौमूत्र गोबर के ज्यादा गुणधर्म होते हैं। जितनी ज्यादा उम्र की गाय बैल होगा उसके गुणधर्म उतने ज्यादा होते हैं। अभी हम आपके घर गए और आपके बच्चे को, प्यारा सा बच्चा हमने अपने गोदी में ले लिया और उसने पेशाब कर दी, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐसे झड़ा झड़ू के चल देंगे। चलेंगे नहीं चलेंगे? अब हम होगी क्या होगी? जितनी उम्र बढ़ती है उतने ही ज़्यादा बॉडी के डिस्चार्ज यूरिन के माध्यम से शरीर से होने लगते हैं। तो उसके अंदर गुणवत्ता खेत के लिए, खेत को चाहिए 17 तत्व। कितने थे? जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, सल्फर चाहिए, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो तत्व चाहिए गाय के गोबर और गौमूत्र में। गौमूत्र में 24 रासायनिक तत्व है। बोलिए पक्का कैटल सेट, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण। ये मनरेगा के अंतर्गत गांव में ये सरकार 76,000 रुपए की लागत से निःशुल्क बनाएगी। किसान का चवन्नी खर्च नहीं होगा। तो आपको गाय भी मिल रही, पैसा भी मिल रहा, पक्का कैटल सेट भी मिल रहा, एक छोटा सा गोबर गैस भी लगा लीजिए और पेड़ लगा लीजिए, फलदार पेड़। 1 हेक्टेयर पे 3,000 रुपए साल के। 1 हेक्टेयर पे कितने? 3,000 साल के। आप 1 हेक्टेयर में अपना बगीचा लगा लीजिए, 3 साल तक मिलेगा। तो अब हमें 3,000 रुपये महीना, 36,000 रुपये साल के। 3,000 रुपये महीना 3 साल तक के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। क्या रुपये महीना? 3,000 रुपये महीना। तो अब हमें थोड़ा सा अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। अब कहेगा सर हमारे पास तो है ही नहीं। अरे भाई आपके घर में एक लड़का है, उसकी शादी होनी है कि नहीं होनी है? तो शादी होनी है तो दहेज में क्या मांगोगे? मोटरसाइकिल मत मांगिए, कार मत मांगिए और दहेज मत मांगिए। कहीं दिन में शादी करेंगे मंदिर में जाके, जानम वाली माता पे या जगह मनपुर में जो पचना रहा है वहाँ पे शादी करेंगे दिन में।
कोई फालतू के लोग नहीं, 10 लोग तुम लेके आओ, 10 लोग हम लेके आए। दहेज में चाहिए 2 दूध देने वाली गाय, दूध देने वाली गाय 2 क्या और 2 500 पौधे दो फलदार, और 1 हेक्टेयर पे 1 एकड़ पे तार फेंसिंग दो दहेज में, और वहीं पे मकान। और गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान बन रहे हैं वो अब हमें कहाँ बनवाना है? गांव में बनवाना है, खेत पर? खेत पर। तो किसान खेत पर ही उसका घर, वहीं उसकी गाय, वहीं उसका बगीचा, वहीं उसकी सब्जी, वहीं उसकी फैक्ट्री, वहीं उसकी जो भी माल पैदा करेगा। वो गेहूं नहीं बेचेगा, आटा बनाने वाली फैक्ट्री, दाल बनाने वाली फैक्ट्री, दालें बनाने वाली फैक्ट्री, तेल बनाने वाली फैक्ट्री, और ब्रांड होगा आपका। ब्रांड होगा किसका? आपका। वो कहेंगे साहब हमें उस गांव का ये रामपुरा का चाहिए, हमें जगमुंडी का चाहिए, हमें जो है वो उरकरा का चाहिए, हमें महेबा का चाहिए। तो जितनी अच्छी क्वालिटी आप बनाएंगे उतना ज़्यादा माल बिकेगा। और एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, बोलिए फैमिली फार्मर अभियान, बोलिए फैमिली फार्मर अभियान। हाँ, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते तो कहाँ जाते? कहाँ जाते? सही कह रहे गलत कह रहे? तो उसको हम कहते हैं फैमिली फार्मर। जैसे हमारे यहाँ एक फैमिली फार्मर है, उनका नाम है होती है, और जौ की बात कैसी होती है, जई की बात कैसी होती है, ज्वार बाजरा मक्का कैसा होता है। तो हमें शहर के लोगों को, स्कूल के बच्चों को गाँव में ले जाके उनका विजिट कराना है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। हम कहेंगे गौ आधारित कृषि, आप कहेंगे कृषि आधारित उद्योग। गौ आधारित कृषि, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कोई प्रश्न है तो आप बेधड़क होकर प्रश्न पूछिए। मैंने कोई लिखी पढ़ी बात नहीं की, जिन चीज़ों को मैं कर रहा हूँ मैंने उन्हीं बातों का है, इसलिए हम अपने सामान्य अपने जीवन के छोटे मोटे अनुभव हैं उनके साथ में आपके साथ शेयर कर सकते हैं।